नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है पेपर के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कम टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन आपको मैं कराऊंगा। पेपर 2 एसएसटी सामाजिक विज्ञान लेवल 2 के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। जितने भी क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान एसएसटी के आपको कराऊंगा, सभी क्वेश्चन पेपर के लिए एक एक इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनने लायक है, उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर बना दिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इस वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन रहेंगे, अतिरिक्त क्वेश्चन रहेंगे, एक्स्ट्रा जानकारी रहेगी, या मुझे थ्योरी भी बतानी पड़े वो भी मैं आपको बताऊंगा। अलग से क्वेश्चन कराने पड़े, पीवाईक्यू जोड़ने पड़े, वो सब कुछ आपको करा दूंगा। इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास करना। चीज़ों को अच्छे ढंग से समझोगे तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। और मैं आपको ये भी कह देता हूँ, पेपर के दिन आप लोग पेपर के क्वेश्चन उठा करके देख लेना जिस दिन आपका पेपर होगा, और अधिकतम क्वेश्चन आपको हमारी इन्हीं वीडियो से डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका ये 73वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपकी पंचायती राज प्रणाली से रिलेटेड है। आपके सिलेबस में पॉलिटी में पंचायती राज प्रणाली भी दिया गया है और नगर पालिका भी दिया गया है, तो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बनेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ पंचायती राज प्रणाली, जो कि संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था? यह आपके 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन, जिसमें आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं आपकी अनुसूची जोड़ी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची है ना। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज प्रणाली के लिए 11वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। 29 सब्जेक्ट है आपकी 11वीं अनुसूची में, जो कि पंचायती राज प्रणाली से जुड़ी हुई है। पहली बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। मैं दूसरी बात करूं इसी क्वेश्चन से जुड़ी हुई, दूसरी बात आपकी क्या हो जाएगी? नगर पालिका की बात हो जाएगी। नगर पालिका का संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा? 74वां आपका संविधान संशोधन हो जाएगा, है ना। और इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? कुल इसमें आपके 18 विषय हैं। 11वीं में 29 है, 12वीं में 18 हैं। और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी आपका 1992 में हुआ था, और ये 93 में आपका लागू किया गया था, है ना। ये नगर पालिका से संबंधित आपका हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दो बातें आपको बताई, पंचायती राज प्रणाली के बारे में और नगर पालिका के बारे में, जहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन अगला कहता है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कितने सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो इसमें 50-50 होते हैं, है ना। तो 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रबी की फसलें किस समय बोई जाती हैं? छोटे क्वेश्चन अक्सर पेपर में आप गलत कर देते हो, सिली मिस्टेक आप लोग कर देते हो। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ताकि एक नंबर आपका चला जाए, ठीक। तो रबी की जो फसलें हैं ना, वो किस टाइम में बोई जाती हैं? रबी की फसल आपको पता है, गेहूं रबी की फसल है आपकी, चना रबी की फसल हो जाएगी, मटर किसकी फसल हो जाएगी? रबी की फसल हो जाएगी, है ना। तो ये आपकी किस में आती हैं? आपको पता है गेहूं आपके उत्तर प्रदेश में सर्दियाँ जो शुरू होती हैं तब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर इसका टाइम हो जाएगा। क्या टाइम हो जाएगा? जाड़े के प्रारंभ में। जाड़े के प्रारंभ में रबी की फसलें बोई जाती हैं। और मार्च अप्रैल में क्या होता है? मार्च अप्रैल में जायद की फसल। जायद की फसल में क्या क्या आपका शामिल है? जैसे आप लोग खीरा खाते हो ना, खीरा आपका हो गया, ककड़ी आपकी हो गई, ककड़ी, ठीक है ना। सीजन आपका आउट हो चुका है ये वाला, ठीक है ना। खीरा है, ककड़ी है, और आपका तरबूज है, खरबूज है, फसलें हैं, व चारा वगैरह, ये आपकी जायद में आता है। और अब आपका टाइम कौन सा आ गया है? अब आपका टाइम खरीफ की फसल का आ गया है, क्योंकि वर्षा ऋतु आपकी प्रारंभ हो गई है। तो खरीफ आपकी वर्षा ऋतु की बात की जाए, धान आपका आ जाएगा, है ना, चावल। तो ये आपकी खरीफ की फसल में चला जाएगा। जितनी भी बातें बताऊँ आपको, वो मैं सिलेबस के अनुसार आपको बताता हूँ। अगला देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये लंदन में हुआ था, 1930 को हुआ था। कब? 1930 को लंदन में हुआ था। कुल मिलाकर के आपके कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? ठीक है ना। एक तो आपका 1930 का हो गया, एक 31 का हो गया,
एक 32 का आपका हो गया, ठीक है ना। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था 31 वाला, इसमें गांधी जी शामिल थे। एकमात्र आंदोलन जो सेकेंड आपका था गोलमेज राउंड टेबल वाला, तो उसमें गोलमेज जो सेकेंड आपका था 1931 का, उसमें गांधी जी आपके शामिल हुए थे मात्र दूसरे में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भारतीय नेता शामिल था, तो BR अम्बेडकर शामिल थे, ठीक है ना। BR अम्बेडकर तीनों में आपके शामिल हुए थे, सेकेंड में सिर्फ गांधी आपके शामिल हुए थे। अगला यहाँ पर कहता है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत आपका होता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन को यहाँ पर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये अक्सर क्वेश्चन देखने को मिला है और मैंने आपको अक्सर बताया भी है ना, आपको पता होगा। तो 3:2 का रेशियो है आपके, 3:2 का रेशियो है। लंबाई कितनी है? 3 है, 3 अनुपात में। चौड़ाई कितनी है? 2 अनुपात में है, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता हो गया होगा। अगर इसी को अगर बड़ा झंडा करना चाहे कोई, है ना, इसमें आपका कुछ भी हो सकता है। 6:4 भी हो सकता है ना। 12:8 भी आपका हो सकता है। फिर आपको अगर घुमाना चाहे एग्जामिनर क्वेश्चन को, अगर विकल्प ना दे तो भी आपको काट पीट के 3:2 आपको बना ही लेना है, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन कि आपको दे दिया 12:8 दे दिया। आपने पढ़ा था 3:2, 3:2। तो इसको आप डिवाइड करोगे, है ना, आधा करोगे 6, इसका आधा करोगे 4, आधा करोगे 3, आधा करोगे 2। ऐसा बन सकता है, कोई गारंटी नहीं कि बन ही जाए, लेकिन ये आप लोग याद रखो 3:2 होता है कुल मिलाकर के। चाहे बड़ा झंडा हो चाहे छोटा झंडा हो, ठीक है ना। उसकी लंबाई चौड़ाई अलग दे सकता है, लेकिन आपको अनुपात उतना ही कन्वर्ट कर लेना है। लौह अयस्क के प्रमुख प्रकार क्या हैं? लौह अयस्क, अब भ्रक सोना लौह अयस्क में आता ही नहीं है। कोयला पेट्रोलियम आपके ये खनिज पदार्थ है, ये है ना, जीवाश्मी ईंधन है आपके। मैग्नेटाइट हेमेटाइट आपका लौह अयस्क हो जाएगा। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस कैसे है? ये जीवाश्मी ईंधन है, जीवाश्मी, जिसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं। करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर उथल पुथल होने के कारण पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए थे। ताप व दाब के कारण ये पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट हो गए, ठीक। इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, करोड़ों वर्ष लाखों वर्ष का भी टाइम लगता है। इसलिए कोयला पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? अनवीकरण बोलते हैं, अनवीकरण, यानी कि इनको दोबारा जल्दी से बनाया नहीं जा सकता है, बहुत कठिन प्रक्रिया है, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में की थी। कब? 1939 में इन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। जय हिंद का नारा इन्होंने ही दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्होंने ही कहा था, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, असम में चाय की खोज किस वर्ष हुई थी? असम में चाय की खोज सबसे पहले 1829 में हुई थी। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिएगा, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था और ये किनके बीच में हुआ था? तो आप लोग कहोगे गांधी इरविन के बीच में हुआ था, जो कि गलत हो जाएगा। गांधी अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? तारीख थी आपकी 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को आपका पूना पैक्ट समझौता होता है और इसे, ठीक है ना, पूना पैक्ट बोलते हैं। गांधी जी बैठ गए थे आमरण अनशन पे, है ना, तो अंबेडकर को ये फिर करना पड़ा था पूना पैक्ट समझौता, ठीक है ना। और गांधी इरविन ये 1931 का है ना, 1931 का गांधी इरविन समझौता, ये भी इम्पोर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया था इसके बाद में, है ना। इरविन ने समझौता, इन्होंने मांग अपनी रखी थी, ठीक है ना। तो ये जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है ना, सी विकल्प इस क्वेश्चन का। अभी देखो इतिहास में आपकी बहुत, देखो पेपर का लेवल जो बनेगा वो फैक्ट पर भी आधारित रहेगा और वो आपकी समझ पर भी आधारित रहेगा। 2 प्रकार का पेपर बनेगा। इतिहास में आपकी बहुत सी तारीखें इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है। तो मैं कुछ तारीखें आपको बता दूंगा, पूना पैक्ट कब हुआ, किनके बीच में हुआ, कौन सा युद्ध कब हुआ,
उनको भी अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट मैं बात करूं पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है। देखो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर खुद घूमना घूर्णन गति कहलाता है। घूर्णन गति को ही दैनिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैनिक गति के नाम से इसको जानते हैं। परिक्रमण गति क्या होती है? पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। परिक्रमण गति में 365 दिन लगभग आपके लगते हैं, 365 डेज लगभग लगते हैं, बल्कि अधिक ही लगते हैं। और घूर्णन गति में 24 घंटा होता है। दिन व रात किस कारण से होते हैं? घूर्णन गति के कारण होते हैं। आइए इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर आपको समझा देते हैं। यहाँ पर दो गतियों को आप लोग समझ लो, शायद 1-2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली होती है घूर्णन गति, दूसरी होती है परिक्रमण गति। देखो, घूर्णन गति की अगर मैं बात सबसे पहले आपसे करूं तो पृथ्वी की घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं और यह पूरा 24 घंटे में कर लेती है। घूर्णन पूरा कब कर लेती है? 24 घंटे में कर लेती है। और एक यहाँ पर एक पॉइंट है ये वाला, देखो, अगर पृथ्वी घूमे ना, घूर्णन ना करे तो सूर्य के एक तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिस कारण उस भाग में लगातार गर्मी बढ़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा व ठंड पड़ेगी। जीवन आपका संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। और परिक्रमण गति की मैं बात करूं तो परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष यानी कि 365 दिन, लगभग 365 दिन एक सही 4 बटे टाइम इतना इसको लगता है, 1/4, ठीक है ना। 365 दिन तो टाइम लगता है, प्लस इसको 1/4 दिन और लगता है। 1/4 दिन का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे एक दिन में होता है। 1/4 इसका करोगे, है ना, 4 छंग 24, यानी कि 6 घंटे और इसको लगते हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है 6 घंटे, इसमें सुविधा के लिए लोग जोड़ते नहीं है, लेकिन 365 दिन 6 घंटे इसको टाइम लगता है एक वर्ष में, ये भी फैक्ट है। ऋतु में परिवर्तन आपके परिक्रमण गति के कारण ही होता है। और पृथ्वी एक ही दिशा में झुकी होती है, ये भी ऋतु में परिवर्तन का कारण हो जाएगा। 2 बातें आपने यहाँ पर समझी, घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और इनसे यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। जितने भी लोगों को, है ना, यूपी टेट का लास्ट रिवीजन करना है तो मैंने आपको नोट्स दिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, कंप्लीट आपकी 60 नंबर की तैयारी इन नोट्स के माध्यम से हो जाएगी। और ये नोट्स में पॉइंटों को भी हाईलाइट कर दिया गया है ताकि हर चीज़ आपकी नज़र पड़े और आप लोग उनको पढ़ लो, ठीक है ना। क्वेश्चन भी कहीं कहीं पर ऐड कर दिए गए हैं ताकि आपका PYQ भी इनके माध्यम से आपका हो जाए। और यहाँ पर आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, नोट्स में तो कंप्लीट आपका 60 नंबर का मिल ही जाएगा। आपको लेना कैसे है? एक नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग हमसे कॉल पे बात कर सकते हो या व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर लेना, आपको तुरंत नोट्स मिल जाएगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है, 299 रुपये है। नोट्स में आपको मिलेगा क्या क्या? कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, प्लस PYQ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। नोट्स के साथ आप लोगों की क्लासेस की अगर आपको PDF चाहिए वो भी सोल्व, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है, उत्तर सहित आपको मिल जाएगा घूर्णन गति। तो आप लोग क्लासेस की PDF भी प्राप्त कर सकते हो। क्लासेस की PDF में आपको वन लाइनर के बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ, है ना। हजार क्वेश्चन इतिहास के, भूगोल के, सभी के आपको कराऊंगा। तो उस माध्यम से भी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। जितने भी मित्रों को सिर्फ क्लासेस की PDF चाहिए, क्लासेस की PDF 149 की है, ले सकते हो आप लोग। पेपर के अंतिम दौर तक आपको क्लासेस की PDF मिल जाएगी। जिनको कंप्लीट लेना है, जिनको PDF भी लेना है क्लास का, उनको नोट्स भी लेना है, प्लस आप लोगों को PYQ भी लेना है, तो आप लोग ले सकते हैं मात्र 299 रुपये में। यही में आप लोग फ़ायदे में रहोगे। एक साथ आपको पूरा मिल जाएगा। रिवीजन कम टाइम में अधिक से अधिक आप लोग कर लोगे तो नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, फटाक से इन नोट्स को ले लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया, ठीक। अगला कहता है यहाँ पर, लौह अयस्क को अन्य पदार्थों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लौह अयस्क जो होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ शामिल होते हैं जिनको अलग करना पड़ता है, तो इसको अयस्क शोधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क शोधन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अगला यहाँ पर कहता है कि ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का गठन कब किया था? 1873 में इन्होंने
सत्यशोधक समाज का गठन किया था, ठीक है ना। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में होती है और इनकी एक किताब का नाम क्या है, गुलामगिरी। गुलामगिरी इनकी आपकी किताब हो जाएगी, ठीक है ना। और इनकी एक किताब काश्तकार का चाबुक, काश्तकार का चाबुक किसकी किताब हो जाएगी, काश्तकार का चाबुक भी ज्योतिराव फूले की किताब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखो यहाँ पर कहता है कि ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, आयु कितनी चाहिए। ग्राम पंचायत की बात की गई है। ग्राम पंचायत के लिए आपकी 21 चाहिए। वोटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर वोट करना है, वोट देने के लिए 18 और ग्राम पंचायत के लिए 21, 25 किसके लिए चाहिए, सांसद बनने के लिए, ठीक है ना। और 35 किस लिए चाहिए, 35 नहीं 30 चाहिए राज्यसभा के लिए, ठीक है ना। राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए कितनी, 30 वर्ष चाहिए, ठीक है ना, 35 नहीं 30। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है कि धान, मक्का, ज्वार किस प्रकार की फसल है। तो धान किस में आती है, धान मक्का ये आपकी खरीफ में आती है। किस में, खरीफ में आपकी आती है, ठीक। तो धान मक्का आपकी खरीफ की फसल में आ जाएगी। अगला देखो, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है अक्षयशील संसाधन किसे कहा जाता है। अक्षयशील, अक्षय का मतलब क्या होता है मित्र, अक्षय का मतलब होता है नवीकरण, है ना। जो अक्षय हैं, जो जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, जिन्हें पुनः पूरित किया जा सकता है, जिनको जल्दी बनाया जा सकता है। इसमें जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, और सौर ऊर्जा, ये सब आपका शामिल है। तो क्या होगा जवाब, नवीकरणीय संसाधन आपका हो जाएगा। अनवीकरण में आपके पेट्रोलियम, डीजल, कोयला और आपकी प्राकृतिक गैस, ये सब आपके शामिल हो जाएंगे। मानव निर्मित में सड़क है, मकान है, ये सब हो जाएगा जो मानव बनाता है। राइट आंसर आपका नवीकरण, सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब दिया गया है। अगला आपका कहता है मानव शरीर में संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। संक्रामक रोग कैसे फैलता है मानव शरीर में, आनुवांशिकता से, पर्याप्त पोषण से, विटामिन की कमी से, सूक्ष्म जीवों से। तो ये सूक्ष्म जीवों से, है ना, सूक्ष्म जीवों से होता है। अगला यहाँ पर कहता है राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय जो कृषि नीति है ना, केवल निर्यात बढ़ाना नहीं, कृषि बंद करना भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो ए विकल्प हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य है। राष्ट्रीय कृषि नीति आपका दिया गया है, ठीक है ना। ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है अरोड़ा आसफ अली ने किस आंदोलन में भाग लिया था, है ना। अरोड़ा आसफ अली ने किस आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। नमक कानून तोड़ो आंदोलन आपका 1930 का है। गांधी जी कहते हैं कि गरीब लोग हो चाहे अमीर हो, नमक का दोनों ही वर्ग के लोग प्रयोग करते हैं, है ना। तो नमक पर कानून लगाना ये एक पाप है, ये गांधी जी ने कहा था, ठीक है ना। फिर गांधी जी ने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया, ठीक है ना। नमक कानून में अरोड़ा आसफ अली ने भी भाग लिया था, ठीक है ना। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई कम पड़ता है, रतौंधी होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है कि किस देश को भारत लौह अयस्क निर्यात करता है। किस देश को भारत लौह अयस्क निर्यात करता है। पाकिस्तान को, इंग्लैंड को या जापान को। जवाब आपका होगा जापान को निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष 2013 में कौन थे। 2013 में थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग की बात की जा रही है। देखो योजना आयोग द एंड कर दी गई और उसकी जगह पर 2015 में, है ना, मोदी जी ने क्या लाए, नीति आयोग, है ना, नीति आयोग लाए, ठीक है ना, नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। तो ये लाए 2015 में, ठीक है ना। अब कौन है वर्तमान में, इसका अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग की बात की जाए, नीति आयोग की बात की जाए तो इसका अध्यक्ष पीएम होता है, ठीक है ना। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। कौन, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। उपाध्यक्ष की बात की जाए वर्तमान में, ठीक। अगला यहाँ पर कहता है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाएगा, बर्गिच कुरियन को या बोरलॉग को माना जाएगा। जवाब यहाँ पर जब आपके सामने दोनों हो विकल्पों में, ये दोनों व्यक्ति हों, तब आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि हरित क्रांति का जनक पूछा गया है सिर्फ, तो आपको टिक करना है
नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारतीय हरित क्रांति का पूछ ले कि भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तब आपका जवाब हो जाएगा MS स्वामीनाथन। वैसे तो आपका राइट आंसर है ही नॉर्मन बोरलॉग। और वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक बोलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे बोलते हैं, जो 1970 में शुरू इसने किया था, है ना, ऑपरेशन फ्लड का जनक या श्वेत क्रांति का जनक। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था पूर्ण स्वराज। क्या नारा था, पूर्ण स्वराज इनका नारा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने सतत पोषण विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किस वर्ष का लक्ष्य रखा है। तो इसने लक्ष्य आपका रखा था 2030 तक। कब, 2030 तक। ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है जो कि इम्पोर्टेंट है, जायद की फसलें किस समय बोई जाती हैं, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, है ना। ऊपर के 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के आपको हमने कराई दिए हैं। तो जायद की फसल किस टाइम में बोई जाती है, इनमें कौन कौन सी आपकी फसल शामिल है, ये भी थोड़ा सा कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने कहाँ से दिल्ली के लिए कूच किया था। ये इन्होंने सिंगापुर, रंगून, टोक्यो, बर्लिन, ठीक है ना। तो यहाँ तीसरा पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर से कूच किया था दिल्ली के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट क्या है, कोयले के प्रकार, खनिज के प्रकार, लौह अयस्क के प्रकार। बी विकल्प राइट आंसर, लौह अयस्क के प्रकार आपके मैग्नेटाइट, हेमेटाइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है JK मंदिर कहाँ पर है। JK मंदिर आपके कानपुर में है, ठीक है ना। JK मंदिर कहाँ पर है, कानपुर में है। कानपुर का एक भितरगांव मंदिर भी है, आपको पता होगा। भितरगांव का मंदिर जो है ना, ये आपके ईंटों से बना है। ये किससे बना है, ईंटों से निर्मित है। ठीक, ये भी पेपर में आपसे पूछा जाता है। और ये आपके गुप्त काल का मंदिर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था। बिना सशस्त्र युद्ध के मुक्ति, सशस्त्र युद्ध के माध्यम से मुक्ति, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग, तो सशस्त्र युद्ध के माध्यम से मुक्ति। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पर कहता है बिहार के गवर्नर को भगाकर वाराणसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार के गवर्नर को भगाकर वाराणसी में विद्रोह का नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। चित्तू पांडे बलिया, ठीक है ना, पता होगा आपको। कौन कौन से बलिया से इस वीडियो को देख रहा है, फटाक से कमेंट करो। चित्तू पांडे राइट आंसर आपके हो जाएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है तापमान के आधार पर पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है। पृथ्वी को वैसे तो मुख्य तौर पे 3 कटिबंधों में बांटा गया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, ये है पृथ्वी, ठीक है ना। 3 कटिबंध होते हैं। कर्क और मकर के बीच वाला जो कटिबंध होता है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण बोल दिया, ठीक है ना, उष्ण बोलते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है और यहाँ वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं शीतोष्ण। शीत भी है, उष्ण भी है, या समशीतोष्ण बोलते हैं। लास्ट वाले जो पॉइंट है इनको शीत कटिबंध बोलते हैं। तो एक तो आपका शीत हो गया, नीचे भी आपका शीत है, बीच में मतलब कि उष्ण और शीत के बीच में आपका समशीतोष्ण हो गया, शीतोष्ण हो गया, ठीक है ना। कुल मिलाकर 3 आपके होते हैं। एक तो देखो मैं आपको बताऊं, एक आपका हो गया शीत कटिबंध, एक आपका हो गया उष्ण कटिबंध, एक हो गया शीतोष्ण जिसमें दोनों हैं, शीतोष्ण आपका हो गया। ये कुल 3 है, मुख्य तौर पे 3 है। लेकिन भूगोल वेत्ता अगर गिनती के हिसाब से चलें तो एक तो आपका ऊपर हो गया, एक आपका यहाँ पर हो गया, एक बीच वाला हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। 1 2 3 4 5 कुल मिलाकर के 5 होते हैं। क्वेश्चन का भी उत्तर आपका 5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे मुख्य तौर पे आपके 3 होते हैं, अगर टोटल गिनती गिनोगे तो 5 पार्ट आपके हो ही जाएंगे, ठीक है ना, जो कि सही भी है। अगला, व्यक्तिगत सत्याग्रही में पहले सत्याग्रही कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस किस प्रकार के संसाधन है। तो कोयला आपका खत्म हो जाएगा, जलाओगे तो राख मिलेगी आपको। बाइक में पेट्रोल भराओगे तो ख़त्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस आपकी सिलेंडर में होती है, ख़त्म हो जाएगी। तो इनको बनने में करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष का टाइम लगता है। इनको बोलते हैं अनवीकरण। क्या बोलते हैं, अनवीकरण इनको बोलते हैं। अक्षय और नवीकरण दोनों एक ही पर्यायवाची आपके हो जाएंगे, समान नाम है इनके, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, अक्षय दे दे या नवीकरण दे दे, ठीक है ना।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 का था, इसमें 2 बार गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। एक तो आपके 5 मई को गिरफ्तार किया गया था 1930 को, है ना, और दूसरा आपको 1932 को इनको गिरफ्तार किया गया था। 2 बार किया गया था, 32 भी दिया है, 30 भी दिया है, लेकिन आपसे पूछा है कब गिरफ्तार किया गया था, तो पहला ही जवाब आपका होगा पहले कब गिरफ्तार किया गया था? 1930 में इनको गिरफ्तार किया गया था। दूसरे चरण में इनको 32 में गिरफ्तार किया गया था। राइट आंसर आपका 30 यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला आपका सुल्तान कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक था। अगला यहाँ पर कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो मुंबई के अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है ना, ग्वालियर टैंक मैदान में ये आपका 8 अगस्त 1942, ठीक है ना, शुरू हो गया। करेक्ट। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि कहता है भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन करने वाले नेता कौन थे? राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक। ये भूमिगत अंडरग्राउंड होकर के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि फ्रंटियर गांधी किन्हें बोलते हैं? सीमांत गांधी किन्हें बोलते हैं? सीमांत गांधी बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। बी विकल्प राइट आंसर आपका हो जाएगा। इन्होंने लाल कुर्ती संगठन बनाया, लाल कुर्ती संगठन इन्होंने ही बनाया था, और इन्होंने खुदाई खिदमतगार दल का भी गठन किया था। खुदाई खिदमतगार, ठीक। अगला देखो योग के अंगों अष्टांग की संख्या कितनी है? अष्टांग की संख्या आपकी 8 होती है, ठीक। भारत के किन राज्यों में विद्रोह भड़क गया था? लगभग सभी भागों में ही आपका विद्रोह भड़क गया था। 1857 की बात यहाँ पर हो रही है ना, विद्रोह की। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है राष्ट्रीय कृषि नीति का? बताओ कि कृषि को कम करोगे, कम नहीं करना है, ठीक है ना, केवल औद्योगिक विकास भी नहीं करना है, कृषि कार्यों के लिए ऋण सुनिश्चित करना है ना, किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था करना राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य लक्ष्य है। अगला कहता है 1935 के अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ में किसे शामिल किया गया था? किसे शामिल किया गया था? तो इसमें ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को शामिल किया गया था 1935 के एक्ट के तहत, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, कहता है नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर निगम के अध्यक्ष को बोलते हैं महापौर। क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है मानव अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब की थी? तो 10 दिसंबर 1948 को की थी। यहाँ पर दिया गया है डी विकल्प क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है भारत के किस भाग में चाय के बागान सबसे पहले पाए गए? सबसे पहले पाए गए उत्तर पूर्व असम में, उत्तर पूर्व असम में पाए गए। अगला यहाँ पर कहता है आपका हेमू कलानी को किस तिथि को फांसी दी गई थी? 21 जनवरी 1943 को फांसी दी गई थी। उम्र कितनी थी इनकी मित्र? इनकी उम्र थी मात्र 19 वर्ष। और इनसे एक और व्यक्ति आपके हुए थे खुदीराम बोस, ठीक है ना। खुदीराम बोस को 18 की उम्र में फांसी दी गई थी। ये 2 आपके नवयुवक कम उम्र के व्यक्ति थे, ठीक है ना। ठीक, राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से, ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, रिकेटस किससे होता है? डी से होता है, स्कर्वी आपका सी से होता है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जितने भी मित्रों ने इस वीडियो को हाइप नहीं किया है, हाइप कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। क्यों? आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हो, पता चले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपको मिलती ही नहीं है, और मैं आप लोगों के लिए मेहनत यहाँ पर लगातार करता रहा हूँ, है ना, या कर रहा हूँ, करता रहूँगा, ये तो मैं करता हूँ। पता चले मेरी मेहनत का फल आपको ना मिले, है ना, ये तो आपका ही दुर्भाग्य हुआ ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। पेपर आपका क्रैक हो जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, छोड़ देना, ठीक है ना, लेकिन आपकी हर वक्त मदद हो जाए, मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है ना। तो कर लेना इसको सब्सक्राइब, क्योंकि आप
आपकी मदद करने के लिए ही हूँ मैं। अगला कहता है भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? ये इम्पोर्टेंट है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सोना का लैटिन नाम क्या है? गोल्ड का लैटिन नाम क्या है? इसका नाम है आरम। क्या है? आरम। ए विकल्प राइट जवाब आ जाएगा। अगला कहता है कोसी रिकवरी प्रोजेक्ट किस राज्य ने समझौता किया था? कोसी रिकवरी, कोसी नदी कहाँ पर है? कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? बिहार का शोक बोलते हैं किसको? कोसी नदी को बोलते हैं। और बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। ठीक। अगला भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? यह आपके 1947 में पारित हुआ। अगला कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर समझो, पारंपरिक, पारंपरिक वही आपके अनवीकरण हो जाएंगे। अनवीकरण जो जल्दी आपके ख़त्म हो जाएं वे हैं आपके पारंपरिक। ठीक है ना? जैसे कोयला पारंपरिक है, प्राकृतिक गैस पारंपरिक है, पेट्रोलियम आपका पारंपरिक है। लेकिन आपका सौर किरणें आपकी हो गई है ना, सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं, आपकी पवन ऊर्जा हो गई है ना, जल ऊर्जा हो गई। ठीक। ये कैसे हैं? ये आपके हो जाएंगे कैसे? ये आपके हो जाएंगे पारंपरिक नहीं होंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे? पारंपरिक नहीं होंगे। मतलब कि गैर परंपरागत बोल लो इसको। क्या बोल लो? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत। ठीक है, इसको गैर परंपरागत बोलेंगे। और गैर परंपरागत को किस नाम से जानते हैं? नवीकरण भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना? नवीकरण भी इसको बोल सकते हैं, या इसको अक्षयशील भी बोल सकते हैं। क्या? अक्षयशील भी इसको बोल सकते हैं। दोनों तीनों बातें आपकी एक ही है, समानार्थी बातें हैं। ठीक। नवीकरण, गैर परंपरागत, अक्षयशील। आइए आगे बात करते हैं। भारत में कौन सा जंतु अब लुप्त हो चुका है? तो चीता लुप्त हो चुका है आपका। अगला यहाँ पर कहता है अप्रसता की समाप्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 17 में है आपकी अप्रसता। ठीक। अगला कहता है 1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना के खिलाफ विद्रोह मुंबई में हुआ था। नौसेना के खिलाफ विद्रोह मुंबई में 1946 में आपका हुआ था। भारत में हरित क्रांति किस वर्ष आई? बताओ किस वर्ष आई? 66-67 में आई थी। कब? 66-67 में आई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर बताना है 21 जून को जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वो कर्क पर पड़ती हैं। अगर 22 दिसंबर की बात की जाए, 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं ना वो मकर पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है ना? तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध का दिन बड़ा होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। ठीक। आइए इन बातों को थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर बात करें उत्तर अयनांत भी बोलते हैं इसको। उत्तर अयनांत 21 जून को होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। कर्क रेखा पर सीधी किरणें आपकी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पर ऊष्मा आपकी अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव के पास आपकी कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं और सीधी कहाँ पर पड़ेंगी? कर्क रेखा पर पड़ेंगी। फिर क्या होता है? उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए इस भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत भी बोलते हैं, 21 जून की अवस्था को। इसके ठीक विपरीत स्थिति आपकी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होती है। यहाँ पर मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं, यहाँ पर लंबा दिन होता है, छोटी रात होती है। अब विषुव की बात करूं, विषुव का मतलब होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात आपके बराबर होते हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, ये होता है विषुव। ये नोट्स आप लोग ले सकते हो क्विक रिवीजन करने के लिए, और आपको क्लासेस का भी नोट्स मिल जाएगा। वन लाइनर के ढेर सारे क्वेश्चन 10,000 आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक नज़र डालोगे तो पूरा पढ़ लोगे। मात्र आप आधे घंटे में 10,000 क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ऐसे फॉर्मेट में मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज एक बार अवश्य कर लेना। तब तक के लिए आप लोग मस्ती से पढ़ाई करो, आनंदित होकर के पढ़ाई करो। टेंशन पढ़ाई को मत लो, बोझ की तरह मत लो।
जिसने भी हर काम को बोझ की तरह लिया तो वो बोझ ढोने वाला व्यक्ति बन जाएगा, है ना। जैसी हालत गधे की होती है तो वैसी हालत आप लोग अपनी मत बनाना कि पता चले पीठ पे कोई वजन आप लोग ढो रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, है ना। इस प्रकार की पढ़ाई मत करना। करना हो तब तक करना जब तक मन करे, है ना। जब तक आप पढ़ सको उतना पढ़ो। और कोई लोग रात में मत पढ़े, नींद में मत पढ़ना। नींद में मत पढ़ना, कोई भी नींद में मत पढ़ना। नींद आती हो और आप लोग पढ़ते हो, ऐसी गलती भूल के भी मत करना। यहाँ पर गलती क्या होती है आपसे बताऊँ तो यहाँ पर आपकी गलती होती है, आप नींद में पढ़ते हो और आपको अंदर से जो मन है आपका वो कहता है कि यार हमने इतने घंटे पढ़ लिया, चलो ठीक है, लेकिन वो आपने समझा कहाँ। नींद में कौन व्यक्ति समझ पाया है? या तो आप इतने विद्वान हो जो समझ जाओ, नहीं समझ पाओगे। नींद में नहीं समझ पाओगे। नींद में आधा अधूरा रहेगा, वो भी भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग सजग होकर के तैयारी करो, जागृत होकर तैयारी करो, है ना। जब तक जागृत हो तब तक करो, सक्रिय होके करो, एक्टिव होके करो, ठीक है ना। निष्कर्ष होके मत करो, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है ना। और अच्छे से तैयारी करो। जो भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और 21 जून का अभी क्वेश्चन आपको कराया तो ऐसे भी आपके स्टेटमेंट वाले बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोग कर लेना इनको। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।